हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पूरी डिटेल्स में। उसके बाद इससे रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पृष्ठभूमि: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान किया था। एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारतीय राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम तैयार किया गया। मुख्य विशेषताएं: द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय: ये विषय गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण में थे, जैसे पुलिस, राजस्व और न्यायपालिका। हस्तांतरित विषय: ये विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे, जिन्हें प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इसमें स्थानीय सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि शामिल थे। दूसरे नंबर पे है प्रांतीय स्वयं सत्ता। प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें विधायी शक्ति दी गई। विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से किया गया। मंत्रियों को कुछ विषय पर पूर्ण नियंत्रण और उत्तरदायित्व दिया गया। तीसरे नंबर पे है आपका केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उच्च सदन जिसमें 60 सदस्य होते थे, इसमें से 33 सदस्य चुने जाते थे और 27 नामित होते थे। केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन जिसमें 145 सदस्य होते थे, इसमें 104 चुने जाते थे और 41 नामित होते थे। उसके बाद 4 नंबर पे है आपका आर्थिक विकेंद्रीकरण। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। प्रांतीय सरकारों को वित्तीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता दी गई। 5वें नंबर पे है आपका सुरक्षा और अन्य प्रावधान। गवर्नर जनरल को विस्तृत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। केंद्र में एक नया सचिवालय और एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। 6ठे नंबर पे है केंद्रीय और प्रांतीय संबंध। प्रांतीय विधानमंडलों को केंद्रीय विधानमंडलों से अधिक स्वतंत्रता दी गई, लेकिन अंतिम निर्णय और नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास रहा। 7वें नंबर पे है रोलिंग योजना। अधिनियम की प्रभावशीलता और प्रगति की समीक्षा हर 10 वर्षों में की जानी थी। उसके बाद है प्रभाव और आलोचना। सकारात्मक प्रभाव: प्रांतीय स्तर पर भारतीय की भागीदारी में वृद्धि हुई। भारतीय मंत्रियों को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। आलोचना: द्वैध शासन प्रणाली जटिल और अप्रभावशाली साबित हुआ। केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व समिति था। प्रांतीय सरकारों की वास्तविक स्वयं सत्ता समिति थी। अधिनियम ने भारतीयों की स्वराज के अक्षांशों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया। अब देखते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 का निष्कर्ष। 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि इस अधिनियम में कई कमियां थीं, लेकिन इसने भारतीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की और 1935 के भारत सरकार अधिनियम तथा अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। अब
अब इस अधिनियम से यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से रिलेटेड हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द्वैध शासन प्रणाली में कौन से विषय आरक्षित विषयों में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 3, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल को किस प्रकार की विभाजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विसदनीय। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली के तहत हस्तांतरित विषयों की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय मंत्रियों के पास। क्वेश्चन नंबर 5, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 145। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रांतीय वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 8, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदस्य चुने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 104। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को किस प्रकार की शक्तियां दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्तृत आपातकालीन शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 10, 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस आंदोलन के बाद लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 12, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के तहत होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 145। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को केंद्रीय कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1909 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 16, द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा किस श्रेणी में आती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हस्तांतरित विषय में। क्वेश्चन नंबर 17, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन के कितने सदस्य नामित होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 18, 1919 के अधिनियम के प्रांतीय सरकारों को किस प्रकार की स्वयं सत्ता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमित स्वयं सत्ता। क्वेश्चन नंबर 19, 1919 के अधिनियम में प्रांतीय शासन प्रणाली की समीक्षा कितने वर्षों के बाद जानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर 10 वर्ष के बाद।
क्वेश्चन नंबर 20, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय विधानमंडल की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधानमंडल के 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 104। क्वेश्चन नंबर 23, 1919 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को किस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपातकालीन मामलों में। क्वेश्चन नंबर 24, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का किस भारतीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25, द्वैध शासन प्रणाली में हस्तांतरित विषयों की देखरेख कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय मंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय विधानसभाओं में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 27, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 28, द्वैध शासन प्रणाली के तहत कृषि किस श्रेणी में आती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हस्तांतरित विषय में। क्वेश्चन नंबर 29, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीय मंत्री को कौन सी प्रणाली में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में। क्वेश्चन नंबर 30, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय शासन में भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गवर्नर के द्वारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।